असलम नाज़रीन, नासर अब्बर कदाम से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी खबर पैमरा ने नोटिस लिया है और जियो एंटरटेनमेंट पर जो हादसा नाम का ड्रामा आता था, जो वाकईतन एक ड्रामा किया जाता था पाकिस्तान में, जहां पर एक खातून के साथ मोटरवे के ऊपर ज्यादती की जाती है गन पॉइंट के ऊपर, उस खातून के ऊपर ड्रामा बनाकर उन्होंने नशर कर दिया और उसकी एक एक चीज वो आवाम के सामने रख रहे थे और उस ड्रामे को पैमरा ने बैन कर दिया है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यानी अंदाजा लगाइए उस ड्रामे की जो टैग लाइन थी वो ये थी कि इज्जत एक दफा चली जाए तो दोबारा से वापस नहीं आती। तो मुझे समझ नहीं आया कि राइटर को पता नहीं क्यों ये महसूस हुआ कि एक खातून जो ड्राइव कर रही है, जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसे गन पॉइंट पर उसके साथ जिस दरिंदे ने, जानवर ने ज्यादती की है, तो उसका जो ज्यादती करना है उससे खातून की इज्जत कैसे चली गई है। यानी ये वाकईतन मेरी समझ से बाहर है कि औरत का जिस्म या फिर उसके साथ ज्यादती होने को इज्जत उस खातून की क्यों गई है। इज्जत तो उन दरिंदों की गई है, इज्जत तो पाकिस्तान के निजाम की गई है कि जिस निजाम के अंदर होते हुए उस खातून के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन बहरहाल जियो ये कह रहा था एंटरटेनमेंट के खातून की इज्जत चली जाए, आबरू चली जाए तो आबरू वापस नहीं आती, जो कि एक ढकोसला किस्म की एक लाइन थी और आज उसे बैन कर दिया गया है। पैमरा ने बैन किया है, जबरदस्त काम किया है। और साथ साथ ये बात भी याद रखें कि पाकिस्तान में जिस भी चीज के ऊपर आम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट हुआ था कि इस ड्रामे को बंद होना चाहिए, वो चीज बंद होती है, उसके ऊपर नोटिस लिया जाता है। बिजली के बिल्स के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ है, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े अवान और बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियां हिलकर रह गई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सारे मामले के ऊपर अब मट्टी किस तरह से डाली जाए। दूसरी खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, जो नैब के अंदर तरामीमें की गई थी और नैब के अंदर तरामीमें करके बहुत सारों को बहुत सारे फायदे दिए गए थे, बहुत सारी अच्छी तरामीम भी थी, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट बुनियादी तौर पर फाइनेंशियली दिए गए, बहुत सारी सजाएं खत्म की गई थी। तो वो जो मामला था नैब तरामीम का, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच सुन रहा था, जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आज मंसूर अली शाह साहब के बड़े जबरदस्त रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का यह कहना है कि मुझे समझ नहीं आती कि हम नैब तरामीम के मामले को सुन नहीं क्यों रहे हैं। ये एक भगोड़ा सियासतदान हमारे सामने लेकर आया है। अगर ये इतना ही बड़ा मसला होता तो कोई आम शहरी हमारे सामने लेकर आता। तो उन्होंने इमरान खान को बुनियादी तौर पर कहा कि ये भगोड़ा सियासतदान, रन अवे पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट से भागा है, वो पॉलिटिशियन असल में हमारे सामने लेकर आया है। तो वो पॉलिटिशियन इसलिए लेकर गया है चूंकि 1300 अरब रुपए की करप्शन का मामला था। 1300 अरब रुपए का ऑलमोस्ट एनआरओ लोगों को मिला था। तो उस शख्स को एहसास था, वो भी एक आम शहरी के तौर पर ही आया था और उसने दरखास्त की थी कि बराए मेहरबानी इस मामले को देखें, सुने, क्योंकि इन तरामीम के जरिए कुछ मखसूस खानदान या मखसूस लोग बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब को आज महसूस हुआ कि वो चूंकि भगोड़ा सियासतदान है, भगोड़ा सियासतदान लेकर आया था, इसलिए उन्हें इस मामले को सुनना ही नहीं चाहिए बल्कि अगली असेंबली के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये एक बड़ी अजीब और गरीब बात थी, क्योंकि जिस बारे में वो कह रहे हैं कि आम शहरी क्यों नहीं आया, तो तकरीबन 58,000 से ज्यादा पेंडिंग अपील्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमात और अपील्स पेंडिंग हैं। तो हम देख रहे हैं कि सर आप ही की अदालतों में, जो अदालतों का नंबर है वो 147 में से 134वां नंबर है आपका, इंसाफ यहां पर मिलता नहीं है, बल्कि आपकी अदालतें जमानत देती हैं और उसके बाद बंदा गिरफ्तार हो जाता है, बल्कि ये भी यकीन नहीं होता कि वो जमानत के बाद जेल से बाहर निकले, अदालत से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप ही की मौजूद अदालतों के अंदर से बंदों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिबेट का हिस्सा होनी चाहिए कि कोई भागा क्यों था पार्लियामेंट से, कोई पॉलिटिशियन भाग सकता है, इस्तीफा दे सकता है या नहीं दे सकता, लेकिन क्या एक जज को ऐसे रिमार्क्स पास करने चाहिए। ये बहुत सारी चीजें जो कि इस वक्त डिबेट का हिस्सा है। एक और बड़ी खबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और ये बड़ी खबर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की बल्कि ग्लोबली बैनुल अक़वामी इस वक्त बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी, लेकिन सिर्फ 3-4 घंटों के लिए करेंगी। उन्होंने इंडिया जाना है G20 मीटिंग के लिए और वहां पर गालिबन वो 2 से 3 दिन रहेंगे इंडिया के अंदर और पाकिस्तान में महज 3 से 4 घंटों के लिए आएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर वो बेनिफिट नहीं है जो सऊदीज और खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान जैसी शख्सियत कैश कर सकती है। इंडिया के अंदर वो चीज है, वहां पर खेल हो सकता है, वहां पर बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। एक टेक कंपनी, ग्लोबल टेक कंपनीज वहां पर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में तो खैर हमने तजुर्बे, ये सियासतदान वो सियासतदान, काकड़ साहब ने कोट तो पहनेंगे, लेकिन हकीकत में हमारे सामने सऊदीज के सामने रखने के लिए हमारे पास कख भी नहीं है। हम जितनी बातें करते रहे, सच ये है कि सऊदीज के सामने हम सिर्फ भीख मांग सकते हैं, हम सिर्फ दरखास्त कर सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान से कि बराए मेहरबानी वो जो हमारे पाकिस्तानी वहां पर रेत में आपके मुल्क में काम कर रहे हैं, बेचारे वहां पर जो दिहाड़ी लगाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सी शफकत करें और बराए मेहरबानी हमें 2-3 अरब रुपए दे दें। हमारे रिजर्व गिर रहे हैं, हमारा डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है, लिहाजा हम पर मेहरबानी फरमाएं। तो कुछ घंटों के लिए मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट मौजूद है कि सिस्टम को एक डील चाहिए और सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ने के लिए एक डील की जरूरत है और वो डील सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ हो सकती है, क्योंकि सिस्टम और इमरान खान मुल्की मामलात को अभी आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा किसी के ऊपर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सिस्टम सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस मुल्क के अंदर
اور جو عمران خان ہے اس کے پیچھے پاپولیرٹی ہے، اس کے پیچھے اصل جو ریاست کی بنیاد ہوتی ہے عوام، وہ خان کے ساتھ ہے. تو لہٰذا سسٹم کی اور عمران خان کی، یعنی پاور کوریڈورز کی اور عمران خان کی ایک ڈیل ہونی چاہیے، اور وہ ڈیل پاکستان میں کوئی بھی شخص اس وقت نہیں کروا سکتا جو حالات ہیں. اس ڈیل کے لیے ایک بین الاقوامی شخصیت کی ضرورت ہے، ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کو آنا پڑے گا، کوئی بڑی پرسنالٹی ہو جو پاکستان کے اہم ترین پاور کوریڈورز کے لوگوں کو، شخصیات کو اور عمران خان کو ایک ساتھ بٹھائے، ایک ڈیل بروک کرے اور اس کے بعد معاملات کو آگے لے کر جائے. تو اس نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے اس ٹور کو کہ محمد بن سلمان پاکستان میں آئیں گے تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہیں، اور ان ملاقاتوں میں کیا کوئی وہ عمران خان کے حوالے سے بات چیت کریں گے، کیا اس ڈسکشن کی یا ایک ٹیبل پر بٹھانے کی بھی کوئی گفتگو ہوگی. تو لارجلی یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے سعودیز کے انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے سعودی عرب نے یہاں پر انویسٹ کرنا ہے، ظاہر ہے سعودی عرب کے بہت سارے اور بھی بینیفٹ ہیں پاکستان میں، لہٰذا وہ چاہیں گے کہ ملک کے اندر استحکام آئے، اور اس کے لیے ممکنہ طور پر شاید کوئی اہم پاور کوریڈورز میں گفتگو و بات چیت ہو، اور ایک ڈیل یا ڈسکشن کے حوالے سے یا پھر کچھ اہم ترین شخصیات پاکستان کی ایک ٹیبل پر فائنلی آ کر بیٹھیں. تو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ سیرل المیڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ریگنگ کرنا آسان ہے، یعنی دھاندلی کر کے الیکشن کروانا آسان ہے، الیکشنز نہ کروانا بہت مشکل ہے. یعنی نہ کروانے سے سب کی نظروں میں آپ ہیں، معاملات عدالت میں ہیں، معاملات سیاسی پارٹیاں ڈسکس کر رہی ہیں، میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، بین الاقوامی کمیونٹی ڈسکس کر رہی ہے. تو پھر ریگنگ کر کے یعنی 2 نمبر طریقے سے انتخابات کروانا آسان ہے، لیکن یہ ریگنگ یعنی 2 نمبر طریقے سے انتخابات بھی نہیں کروا رہے، دھاندلی زیادہ انتخابات کی طرف بھی نہیں جا رہے، چونکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس ایک انتخابات والے دن اگر تھوڑا سا بھی مس مینج ہو گیا، اگر تھوڑی سی بھی مس کیلکولیشن ختم ہو گئی، تو جو کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، وہ کنٹرول اس کے بعد شاید نہیں رہے گی، چیزیں بدل جائیں گی اور شاید جرلو پھر جائے. اور یہ خوف موجود ہے، ڈر موجود ہے، کہیں نہ کہیں اچانک یہ نہ ہو کہ جرلو پھر جائے، عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کہ بہت سو کو مشکل پڑ جائے اور پھر معاملات کو سنبھالنا اوکھا ہو جائے گا. لطیف کھوسہ صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں توشہ خانہ میں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں نے خود بھی آج ان کا انٹرویو کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھٹو کو امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے، اور چونکہ ہنری کسنجر کا لیٹر انہوں نے لہرا لیا تھا اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے، تو انہوں نے بنایا اور اس میں استعمال لطیف کھوسہ صاحب کے مطابق ہم لوگ ہوئے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے بھی امریکہ کی جو اس ملک کے اندر چالیں تھی وہ سب کو دکھائی ہیں. تو ان کا یہ گمان ہے کہ یہ 70 یا 80 کی دہائی نہیں ہے، لہٰذا عمران خان کو کسی بھی سائفر کے معاملے میں اب ان کی کنوکشن کروانا مشکل ہوگا، چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس سارے معاملے میں سو تو ڈونلڈ لو کو کرنا چاہیے تھا، قصور تو ڈونلڈ لو کو دکھانے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کے خلاف کیسز شروع کر دیے گئے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ.